सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस साल देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा और इसका विषय होगा चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। कार्यक्रम में आज के इस अंक में चर्चा करेंगे अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों, समाज को होने वाले गहन लाभों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने के असीमित अवसरों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। IISER भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितम मलिक और IISER भोपाल के असिस्टेंट प्रोफेसर मयूरेश सुरनेस। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आप दोनों लोगों का। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मलिक सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 23 अगस्त को हम अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, चाहेंगे कि महत्व और प्रासंगिकता पर आप प्रकाश डालें। ये जो हम पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, इसका महत्व बहुत है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है जी भारत के लिए कि लास्ट ईयर पिछले वर्ष हम 23 अगस्त हम जब मून चांद में अपना पहला अंतरिक्ष अभियान चलाए एवं वो सफल हुआ, तो हम ऐसे चौथे देश बन गए। तो और पहले देश जो साउथ के चांद में हम उतरे थे जी। तो इसके लिए क्या है कि हमारा ये जो जर्नी है ये शुरू हुआ था 1962 में जी। जो साराभाई जी ने जो सपना देखा था एक, और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सपना देखा था एक उन्नत भारत का, ये मैं लगता है कि ये उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे ये जो है इसके बाद लोगों ने हर दुनिया के हर देशों ने उसके बाद हमें सराहना की है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका महत्व मैं इस वजह से बता सकता हूँ कि इसके बाद हमने क्या क्या किया है। तो हम आएंगे उसके बाद कि इसके बाद और एक जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, विश्व के लिए पहली कुछ चीज़ें जो हमने किया है अंतरिक्ष के अभियान में, तो ये उसकी शुरुआत है और सारे भारतवासियों के लिए मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत गर्वित होना चाहिए और मैं गर्वित महसूस करता हूँ। बिल्कुल, वाकई ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे मयूरेश सर कि अंतरिक्ष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कैसे आम जन अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएँ और कैसे जो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हमको मिल रही हैं उन पे हम गर्व कर सकें। हाँ, मतलब जैसे रितम जी ने अभी कहा, एक वैज्ञानिक के तौर पे तो मैं खुद बहुत गर्व महसूस कर ही रहा हूँ, मगर मेरा गर्व एक भारतीय नागरिक होने के तौर पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो कई दशकों के अथक परिश्रम के बाद और अपने खुद के बलबूते पर साझा हुआ है। और सामान्य घरों में से आए हुए लोग जो हैं जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है और उसके बाद इन्होंने ये असामान्य चीज़ करके दिखाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम दुनिया में अग्रणी हैं। मतलब जैसे अभी कहा गया कि पहले 4 देशों में हम हैं, दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने वाले हम पहले देश हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल जीत लिया तो पूरे देश को अभिमान होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे पोडियम पे खड़ा है। तो आप ऐसे समझिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना देश पोडियम पे खड़ा है, इसीलिए हमें गर्व महसूस होना चाहिए एक भारतीय के तौर पे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उदाहरण से आपने हमारे श्रोताओं को समझाने की कोशिश की है। मलिक सर, मयूरेश सर ने कहा कि ये सफ़र आसान नहीं था हम सब के लिए जहां आज हम पहुंचे हैं। कई बार अक्सर स्पेस से फेलियर की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, जब देश में ट्रांसपोर्टेशन के पर्याप्त साधन तक नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से लॉन्चिंग की जगह पहुँचाया गया था। ऐसे भी किस्से हम सब ने सुने हैं। एक वो वक्त था और ये आज टाइम है, तो जब अंतरिक्ष नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हाँ, देखिए मैं वही बोलना चाहता था कि हमारा ये सफ़र शुरू हुआ 1962 में, लेकिन तब हम इकोनॉमिकली बहुत पीछे थे और टेक्नोलॉजी के लिए भी। लेकिन मतलब कुछ पाने के लिए जो
जो हमें मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हमने वो किया है। ओके, ये नहीं कि हमने ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बाहर मुल्कों से बहुत मतलब हेल्प लिया है, हेल्प नहीं लिया है हमने। ये मतलब जो छोटे छोटे करके जो स्टेप्स बना के जो आज हम जो मुकाम पे हैं, वो पूरा हमारा वैज्ञानिक के लिए, मतलब वैज्ञानिकों ने किया है और इंजीनियर्स ने किया है। ये एक मतलब वैज्ञानिक, मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये वैज्ञानिक ही है जो कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर्स भी हैं। ये जो रॉकेट हम भेज रहे हैं, हम मतलब उन देशों में से हैं जो सबसे ज़्यादा रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में जी। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। ये जो रॉकेट भेजना है, वैज्ञानिक तो ठीक है थ्योरी वो दे देते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स है वो प्रिसाइज चीज़ें डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे ये रॉकेट ठीक तरीके से जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये हमने किसी से उधार नहीं लिया है, किसी से सीखा नहीं है, हमने खुद के अपने बलबूते पे सीखा है। और इसके वजह से जो स्ट्रगल्स थे, जैसे आपने बोला कि हमने देखा है साइकिल को, मतलब साइकिल में रॉकेट के पार्ट्स लेके जाते हैं, तो ये हमें करना था। कोई भी चीज़ में हम अगर अव्वल नंबर आना चाहते हैं तो ये हमें करना था, और ये हम किए हैं, इसीलिए आज इस मुकाम पे हैं। और आज देखिए क्या है हमारे पास, क्या नहीं है। हम सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजते हैं। बिल्कुल हाँ, सिर्फ हम हमारे सैटेलाइट्स नहीं भेजते हैं, हम दुनिया के बहुत सारे देशों का सैटेलाइट्स भेजते हैं। हमारे लिए क्या क्या है, सिर्फ मतलब ये जो चंद्रयान है, इसके लिए हमने मंगलयान सफल किया है। हमने आदित्य को भी भेजा है, जो एक वैज्ञानिक होने के लिए जो एक चीज़ जो हम मतलब किसी ने पृथ्वी में किसी ने नहीं देखा है, और जो चीज़ हम ऐसा बेसिक साइंस हम देखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन। हाँ, वो हम ये आदित्य वहाँ जाके वो देखेगा। ठीक है, ये पृथ्वी ने कोई देश में ये नहीं किया है। उसके बाद हम सिर्फ ये नहीं, हम और भी बहुत सारे चीज़ें भेजते हैं, जैसे एस्ट्रोसैट है जो मल्टी वेवलेंथ एक ऑब्जर्वेटरी है जी जी। तो ये सब है। और हम कुछ ही दिनों में हमें मतलब हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हम शुक्र के भी एक उसको बोलते हैं वेनस ऑब्जर्वेशन मॉनिटर हम भेजेंगे। तो ये सब हम कर रहे हैं, और इसको ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक अव्वल नंबर में है दुनिया में। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे जो इतने लोगों का, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, उसके पीछे जो इंजीनियर्स से, जो वहाँ पर जो साधारण लोग हैं जो काम करते, सबको सैल्यूट करना चाहिए कि, और आज से नहीं, आज से 50 साल पहले से जो ये हो रहा है, 50-60 साल पहले जो शुरू हुआ है, तो उन सबका इसके पीछे अवदान है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उसका परिणाम दिख रहा है, लेकिन वो अवदान जो मेहनत की गई वो सालों पुरानी है। हाँ, मेहनत सालों 50-60 सालों पुराना है। और ये एक चीज़ है जो हम दूसरे और जगह में लगा सकते हैं कि अगर हम अव्वल आना है तो यही प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब जाकर हमें सक्सेस मिलती दिख रही है। कह सकते हैं आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। जैसे हम लोग कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है, सक्सेस होती है, तो हम पूरा क्रेडिट अपने वैज्ञानिकों को देते हैं, जाहिर तौर पर देना भी चाहिए। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि इंजीनियर्स हैं और उसके पीछे हज़ारों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, उन सबको भी आभार देना चाहिए और उनके प्रति भी हम सबको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। सुनील सर, अंतरिक्ष में अभी तक के हमारा सफ़र जैसा भी रहा हो, लेकिन हम उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा हमारा। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं तो भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा जी। पर ये उज्जवल भविष्य में सिर्फ इसरो आगे नहीं जाएगा। इसरो को जरूरत पड़ती है, जैसे रितम जी ने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब आप ये भी समझिए कि उसके लिए जो पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है कि खर्चा कहाँ पे कितना हो रहा है, कहाँ पे कितना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम सीख भी रहे हैं उसके साथ, और इसने हमको वो सब चीज़ों में माहिर बना दिया है। बिल्कुल। तो अभी भविष्य में इसरो का ये कदम होगा कि ये सभी जो सीखा है इसरो ने, ये अभी बाहर की तरफ वो सब ज्ञान बहता जाएगा, और बाकी की इंडस्ट्रीज होंगी या फिर छात्र हैं, उनकी तरफ ये धीरे धीरे बहना शुरू होगा, और उनका भी सहभाग इसमें बढ़ेगा।
सही कहा आपने। मलिक सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम लोग सुनते रहते हैं रोबोटिक चुनौती, हैकाथॉन, ये किस तरह के आयोजन हैं? इनके बारे में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अच्छे से समझाएं। हाँ, तो रोबोटिक चुनौती ऐसा है कि अभी जैसे है कि ये सब मतलब अगर आप छात्राओं को इसके तरफ अगर आपको इनकरेज करना है तो सिर्फ हम बुक्स पढ़ के तो ठीक है, वो हम सीखते हैं, लेकिन अगर इनकरेज करना चाहते हैं और उसका ध्यान उसके तरफ खींचना चाहते हैं तो सिर्फ पाठन से नहीं होगा, कुछ खेल, उसमें कुछ खेल का अवदान भी जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या है कि अगर हम हाथ से कुछ करें और उसके बाद हम देखें कि हाँ अरे ये तो मैंने किया है और इससे ये होता है, तो यही होता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी। हम कुछ मतलब अभी जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, सिर्फ हमारे देश में नहीं दुनिया में। जैसे कि रोबोटिक ऑपरेशंस होते हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग्स होते हैं, तो ऐसे कि अभी ये जो अगर रोबोटिक चुनौतियां जो होती हैं कि हम एक छोटे चीज़ बनाए, रोबोट मतलब ये नहीं कि वो पुराने दिनों वाला एक रोबोट दिखने वाला चीज़ है। हाँ, रोबोट बहुत नॉर्मल सा चीज़ भी रोबोट हो सकता है, मतलब वो खुद के काम खुद करे, हम कुछ इंस्ट्रक्शन उसको दे दे तो वो उसको एकदम बहुत अच्छी तरीके से पालन करे। तो जब कोई बच्चा खुद से ये बनाता है और उसके बाद वो देखता है कि ये काम कर रहा है, तो उसका एनकरेजमेंट और उसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। हैकाथॉन भी वैसा है कि एक मतलब हम एक बहुत सारा कोड्स लिखें, राइट, जिससे हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि अभी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे काम हम कंप्यूटर्स में कर सकते हैं, और ये जो अंतरिक्ष विज्ञान है ये मोस्टली मॉनिटर्ड बाय वो कंप्यूटर से ही होता है। तो ये सब बच्चों को इस तरफ खींचने के लिए जो है ये सब आयोजन होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, हम पढ़ के सीख लेते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसका विज्ञान अगर हमें नहीं जानते हैं तो हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो सीखा है, ये जो थियोरेटिकल नॉलेज हमारे पास है, उससे सही में कुछ काम होता है कि नहीं, ये देखने के लिए बच्चों को ये जो चीज़ मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 23 अगस्त किया जाएगा, बहुत सारे देश भर में ये सब होगा, तो ये क्या है कि बच्चे अगर खुद देख पाएंगे तो उसके तरफ बहुत आकर्षण उसका बढ़ जाएगा। और हमारे उधर भी बहुत सारा आइसन में भी बहुत सारा टॉक्स और ये सब हो रहा है, तो बच्चे बहुत उत्फुल्ल है। तो और हमने ये देखा है कि अगर थ्योरी और ये जो एक्सपेरिमेंट्स साथ साथ चले, प्रैक्टिकल्स बहुत एक साथ साथ चले, तो बच्चों का ध्यान और बच्चों का मोटिवेशन, हाँ, आकर्षण सब बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, और हमें लगता है कि ये सिर्फ गिने चुने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं, हमें अगर सही से सब लोगों को जागरण करना है और इसका मैसेज सबको देना है, तो छोटे छोटे स्कूलों में भी हमें मुझे लगता है कि इसको लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, स्कूल लेवल से ही शुरू करना चाहिए ताकि मोटिवेशन बनी रहे। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हम, हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं, भोपाल में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में होगा, लेकिन हम अगर ये चीज़ छोटे छोटे स्कूलों में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल में नहीं उसका आयोजन उसका किया जा सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से बच्चे उठा के कोई बड़े जगह में लाके ये सब अगर अरेंज कर सकते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग अक्सर देखते हैं कि वायरल वीडियोस देखते हैं, उसमें बोलते हैं जुगाड़ से कई चीज़ें बनाई गई हैं, किसी ने मोटर बाइक बना दी है, किसी ने साइकिल बनाई है, किसी ने फ़ोन बनाया है। तो इस तरह जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। एक सही प्लेटफॉर्म अगर उनको मिल जाए तो वो अपनी जो उनका पोटेंशियल है उसको सही दिशा में वो लोग लगा पाएंगे। सर, आपकी क्या राय है सुनीत सर, इस तरह के आयोजन हमारे लिए कितने बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? मतलब मैं इसमें और तो ऐड करने जितना कुछ है नहीं, पर मेरा खुद का कहना सिर्फ ये है कि वैज्ञानिक जो होते हैं या फिर इंजीनियर्स जो होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं उसका वंडर जो होता है कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि ये ऐसे काम करता है, पर जब वो हम देखते हैं काम करता हुआ, तब उससे जो बात समझ में आती है वो क्लासरूम में 10 घंटे बैठ के भी समझ में नहीं आती है। और ऐसी ऐसी उपलब्धियां अब इसरो कर रहा है। हैकाथॉन
कि इसमें और एक चीज़ भी है इसरो ने की है कि जो उसमें हिस्सा लेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उनको इसरो के साथ इंटर्नशिप भी ऑफर हो रही है। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा बाहर, और बाकी के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। हाँ, इन्वॉल्व होते जाएंगे। और इससे ये होगा कि जिसको हम इंग्लिश में साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, एक वैज्ञानिक सोच, उसको बढ़ावा मिलने में मदद होगी। और जितना मुझे याद है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वही कहा गया है कि जितना नीचे तक हम उसको लेके जाए उतना अच्छा होगा। जाहिर तौर पर अगर स्कूल लेवल से इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक मोटिवेशन बनी रहेगी स्टूडेंट्स में। मलिक सर, अंतरिक्ष में सामान्य तौर पर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किन किन बुरी परिस्थितियों से जो अंतरिक्ष में जाते हैं और हमारे वैज्ञानिक किन किन चीज़ों को सफ़र करते हैं। हाँ, तो ये सुनने में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मतलब हमें ये पता है कि माध्याकर्षण एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें इस वायुमंडल में जुड़ी रखती है। जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे ये माध्याकर्षण नहीं होगा, तो इसके लिए हमें खुद के बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो वायुमंडल में जाते हैं, आउटर स्पेस में जाते हैं, तो बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक उन बॉडी को एडजस्ट करने के लिए एकस्टम्ड होना चाहिए। दूसरा है कि मेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप अंतरिक्ष में गए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आप अगर मेंटली आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो और काम नहीं रहेंगे तो आपका कोई भी काम ठीक नहीं होगा। और सिर्फ ये जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए उनका फिजिकल फिटनेस और फिजिकल और मेंटल कामनेस ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे है, अगर हम रॉकेट भी भेज रहे हैं, ऐसा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड का हेर फेर में सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हम रॉकेट जब इधर उठता है तो ऑर्बिट करता है जी। कोई भी एक चीज़ थोड़ा इधर उधर हो गया, सालों का मेहनत पानी फिर जाता है, पैसा, क्योंकि हमारा इकोनॉमी हम जानते हैं कि इसको फंड करने के लिए टैक्स पेयर मनी है जो बहुत लोग हमारे देश में बहुत मेहनत करके देना पड़ता है। तो ये सब मिनिमाइज करने के लिए हमें बहुत एग्जैक्टली प्लान करना पड़ता है। मतलब इंजीनियर्स को बहुत, इसलिए मैं बोल रहा था ये इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि एक चीज़ इधर उधर हो जाने से पूरा मेहनत, सालों का मेहनत, लोगों का सालों का हमारा जो इसके ऊपर पीछे मेहनत और पैसा गया है सब खराब हो जाएगा। तो अगर हम कोई रॉकेट, हमें लगता है कि हम साल में 50-60 रॉकेट भेज रहे हैं तो सब कुछ बहुत आसान है, नहीं है। हर रॉकेट हम जब भेजते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हर वक्त हर साइंटिस्ट, हर इंजीनियर्स को ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया उसके बाद से ये एकदम कॉन्टिन्यूस होता रहेगा, ऐसा नहीं है। हर बार हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। इसीलिए जो मुझे अभी लगता है कि हम मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत एक अच्छा चीज़ है, और भारत ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो ज्वाइन नहीं करेगा, हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर हम अगर कोई चीज़ जो अंतरिक्ष में खराब हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक को, इंजीनियर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज सकते हैं, उधर जाके वो उसको ठीक कर सकता है, जो बहुत सारे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसके ये जो कठिनाई यहाँ है, बहुत सारे कठिनाई। अगर हम आदमियों को, मैन को, वुमेन को भेजना चाहते हैं तो दैट इज़ उसके लिए पहले फिजिकल और मेंटल फिटनेस और उनका टेम्परमेंट सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर वो भी नहीं करना चाहते, अगर रॉकेट्स भेजना चाहते हैं, सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हर एक चीज़ बहुत बारीकी से प्लान करना चाहिए। ओके, और प्लान होता भी है। तो ये सब सोच के हमें मतलब वैज्ञानिकों को सब कुछ करना पड़ता है। और बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मंजिल जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन उसके परिणाम जो हैं बहुत सुखद हम लोगों को मिल रहे हैं। वाकई सुन्नी सर, जैसे कि देखा जाए अंतरिक्ष में भी आजकल पर्यटन की शुरुआत हो गई है, जैसे एलन मस्क ने की है। इसका क्या भविष्य है? क्या ये अंतरिक्ष के हिसाब से सुरक्षित है? तो जैसा रितम जी ने अभी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनका ध्यान रखना पड़ता है, पर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एक बार बन जाएगी, आपको पता है कि ये सटीकता से हम करेंगे, तो उसके बाद वो गारंटी भी होती है कि वो काम करेगा। तो अंतरिक्ष सफ़र
जैसे बाकी लोगों की तरफ आने के लिए शायद कई साल लग जाए, पर कभी कभी ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ एक जंप आ जाता है जिससे कि बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे 1902 में पहली बार विमान उड्डान हुआ और हम आज देख रहे हैं कि कितना सस्ता हो गया है। जी जी। तो वो भी होगा, अंतरिक्ष पर्यटन जरूर होगा, कब होगा ये नहीं बता सकते, पर जब तक लोग कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए जाके वापस आएंगे, तब तक उसमें सुरक्षितता के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षितता के बारे में तब सोचने की जरूरत पड़ेगी जब हम जाके रहने का सोचेंगे। जी जी। तो सिर्फ पर्यटन करेंगे जब 5-10 मिनट में, शायद आधा घंटा, उतने ड्यूरेशन के लिए जो होता है उसकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। जी जी। तो उसमें सुरक्षितता का इतना मुद्दा मुझे नहीं लगता है, पर वो होगा। अभी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो कब अफोर्डेबल होगा ये तो नहीं बता सकते, पर शुरुआत जरूर होगी और होपफुल रहना अच्छी चीज़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मलिक सर, जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान हैं वो आम लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल हैं? हाँ, देखिए, ये हमें लगता है कि ये कभी कभी बहुत लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष ये जो उपलब्धियां हमने पाई है, इसका पीछे जितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके ये सिर्फ एक हमें सिर्फ अच्छा लगने के लिए, हमें फर्स्ट होने के लिए है, लेकिन ये नहीं है। ये जो हम जब से हमारा खुद का हम इतना सैटेलाइट्स भेजने लगे हैं, तो ये क्या किया है कि हमें इकोनॉमिकली भी स्टेबल किया है। अब मतलब मैं बहुत सारा गिना सकता हूँ। पहला है कि हम जो ये रॉकेट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, अभी सिर्फ हमारे सैटेलाइट्स नहीं, बाहर देशों का भी सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो हमें एक इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, मॉनेटरी गेन होता है। सेकंड, अगर हमारा खुद का सैटेलाइट है, राइट, बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो हमें कॉन्टीन्यूसली हमें और हमारे आसपास के देशों को मॉनिटर कर पाएगा, तो क्या है कि ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो हमें क्लाइमेट कंडीशंस हैं, ये अगर बहुत सारा सैटेलाइट्स हैं तो ये मतलब क्लाइमेट कंडीशन बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। जी, जी, मतलब जी। कि कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, कब क्लाउड ब्रस्ट होगा, राइट, वो क्लाउड का पैटर्न देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब क्लाउड बर्स्ट होगा। अब तो सुनते ही हैं कि क्लाउड बर्स्ट होके बहुत लोग मर जाते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम पता चल जाए कि कहाँ वो क्लाउड का पैटर्न देख के कि कब कहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा, तो हमें उस हिसाब से हम रेड अलर्ट जारी कर सकते हैं, लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी कि हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल कहाँ कितना बारिश होगा, उसके हिसाब से हम हमारे जो कृषि भाइयों है उसका बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, ये तो दूसरी है। तीसरी है, मिलिटरीली हम बहुत एडवांस्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम मॉनिटर कर पाएंगे कि ये दूसरे मुल्कों का क्या उनका मकसद है। बिल्कुल, हाँ, और कॉन्टिन्यूसली ड्रोन्स मॉनिटर कर पाएंगे। हम मिलिटरीली भी बहुत स्टेबल हो जाएंगे। अभी तो बंदूक लेके युद्ध बहुत कम होता है, राइट। ऊपर से मॉनिटर करके कहाँ कौन सा अनुप्रवेश हुआ है, नहीं हुआ है, अगर ये हम बहुत सारा सैटेलाइट्स आसमान में भेज सकते हैं तो इसका कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर होगा। तो इसका एक बेनिफिशियल नहीं, ये साधारण लोगों के लिए बहुत, मतलब देश के लिए, साधारण लोगों के लिए एवं सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मुझे लगता है कि ये हमें एक सेल्फ सफिस्टिकेबिलिटी देता है। तो हम किसी के ऊपर अभी मतलब अमेरिका के ऊपर नहीं बोल सकते हैं कि एक बार हमें बोल दो कि कहाँ अर्थक्वेक होने वाला है, ये सब तो हम वो खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक दिस इज़ बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई हैं, जो अक्सर बड़े हम लोगों की सफलताएं मिलती हैं, आम नागरिक के मन में आ भी सकता है कि इससे हमको क्या फ़ायदा, लेकिन आज ये दूर हो गया होगा। जी, इसमें मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। ज़रूर। जो हम लोग अभी आजकल मैप्स पे नेविगेशन करते हैं, जिसको GPS कहते हैं, गूगल मैप्स, वो टेक्नोलॉजी जो है GPS, वो टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। पर इसरो ने अभी बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े हैं जिससे हम IRNSS बना रहे हैं, जो भारत का खुद का GPS होगा। तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसका पूरा पेटेंटिंग वगैरह सब हमारे हाथ में है जी। तो और वो हम दूसरों को दे भी सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि अभी इस साल के अंत में, दिसंबर के आसपास, जो भी नए एंड्रॉयड और एप्पल के फोन्स आएंगे उसमें
भारत में ये कंपलसरी कर दिया है कि 5G के फ़ोन में इसका चिप रखा जाए जो IRNSS को सपोर्ट करे। जी जी। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगले साल हम खुद का GPS भी यूज़ करना शुरू करें, जो तुम हर कोई करता है। कई दूसरे अनजाने शहर में चले गए, कहाँ पे कैसे किसको पता पूछा, किसी ने बताया नहीं बताया, वो भी उस तरह से भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वाकई ये हम सबके लिए वाकई बहुत गौरव की बात है और उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक लगातार नई सफलताएं हासिल करते रहेंगे और हम इसी तरह गर्वित होते रहेंगे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में